चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। लास्ट क्लास में हमने वाक्य के प्रकार देखे थे। अब हम वाक्य का शुद्धिकरण के नियम करने वाले हैं। आज की क्लास हमारी जो होगी उसमें हम वाक्य कैसे शुद्ध करना है हम ये देखेंगे। जब हमने वाक्य के अंग पढ़े, आपने वाक्य का क्रम पढ़ा, आपको याद होगा कि हमें किस क्रम में रखना है किसी भी कर्ता को, किसी भी कारक को, जो हमारे कारक हैं उनको हमें किस क्रम में रखना है, ये आप लोगों को पता है। अब हम देखते हैं कि वाक्य से संबंधित कुछ ऐसे नियम हैं जिन पर हम ध्यान देकर अपने एग्जाम में आने वाले जो वाक्य अशुद्धि है उसको सही कर सकते हैं। तो सबसे पहला नियम है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी। तो पहला एक नियम पढ़ाऊँगी, फिर आपके दिमाग में दूसरा डाउट अपने आप उठेगा, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है कि हम जब दूसरे पॉइंट पे चलेंगे तो वो दूसरा डाउट हमें वहाँ मिलेगा, फिर आपके मन में एक और तीसरा डाउट उठेगा, तो फिर हम आगे जब बढ़ेंगे तो फिर तीसरे पॉइंट में हमें तीसरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए पेशेंस रखना है, जैसे आप हमेशा रखते आए हैं। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नियम की बात कर रहे हैं। पहला नियम ले रहे हैं हम यहाँ पर। पहला नियम है, यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह रहित का मतलब क्या है? बिना कारक चिन्ह के। ठीक है, जब भी अगर ये लिखा रहे कि कारक चिन्ह रहित, तो रहित का मतलब होता है बिना कारक चिन्ह के। ठीक है, आए तो उस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। अब देखो, सेंटेंस आपको मिल गया, आपको रूल बता दिया गया कि क्या होता है, लेकिन जब तक आप इसका उदाहरण नहीं समझेंगे तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि इसने क्या कहा। यहाँ पे पंक्ति कह रही है कि यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह क्या होता है, कैसा? बिना कारक चिन्ह के हो, यानी कारक जो है हमारा कोई कर्ता, उसका कोई कारक चिन्ह ना आया हो। अब आपको अपने दिमाग में ना वो कारक चिन्ह भी लेके आने। ध्यान रखिएगा, आज से जो हमारी क्लास होगी 2-3 दिन की जो भी होगी पद परिचय तक, उस क्लास में हमने जो पढ़ा है वर्णमाला से लेके कल तक, वो हमें सारा याद रखना होगा। यानी अपने दिमाग में जैसे ही हमारे दिमाग में कोई भी टॉपिक आएगा, हमें वो टॉपिक पूरा घूम जाना चाहिए हमारे दिमाग में। तो ऐसे हमें इसे रखना है। तो इसने कहा है कि जो कर्ता कारक चिन्ह है वो बिना कारक चिन्ह के होना चाहिए। तो आपको पता ही है कि ने कारक चिन्ह होता है अगर उसका कारक चिन्ह आता है, और अगर कारक चिन्ह नहीं होता, जिसे हम शून्य कहते हैं, शून्य कारक चिन्ह, वैसी स्थिति की बात कर रहा है कि अगर ऐसी स्थिति होती है किसी भी कर्ता की, तो उस वाक्य की जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होती है। अब कर्ता के अनुसार का क्या मतलब है, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे कब? जब पहले हम एक वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। वाक्य लिखते हैं, लिखिए इसमें वाक्य। हम वाक्य लिख रहे हैं कि सूर्य अपनी रोशनी से जग को रोशन करता है। लिख लीजिए इसको, फिर समझेंगे। दूसरा वाक्य लिखिए, दीपक पुस्तक पढ़ता है। तीसरा लिखिए, जया आम खाती है। तीन वाक्य हमने यहाँ पर लिखे। अब देखिए, बात को समझना। वाक्य लिख लीजिए जल्दी से, फटाफट से। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? सूर्य अपनी रोशनी से जग को रोशन करता है। इसे मैं आगे लिख लेती हूँ इसमें थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आए। करता है, ठीक है। सूर्य अपनी रोशनी से जग को रोशन करता है। दूसरा वाक्य हमने लिखा कि दीपक पुस्तक पढ़ता है। तीसरा वाक्य हमने लिखा जया आम खाती है। अब देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे, हमारा जो पहला नियम है, इसने कहा है यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह रहित हो। तो इस वाक्य में हम सबसे पहले वाक्य की बात करें तो इस वाक्य में हमारा कर्ता कौन है?
तो आपको पता है कि जब हम यहाँ बात कर रहे हैं रोशन करता है, तो कौन जग को रोशन करता है, तो आंसर आएगा सूर्य, ठीक है। और वाक्य की शुरुआत में भी है, तो आपको पता है वाक्य का कर्ता कौन है, सूर्य है। तो सूर्य के तुरंत बाद यहाँ कोई कारक चिन्ह नहीं आया है। जब इसके तुरंत बाद कोई कारक चिन्ह नहीं आया, तो ये वाक्य चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, इस वाक्य की जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी, वो कर्ता के अनुसार होगी। कर्ता के अनुसार किस तरह से, जैसे कि ये कर्ता हमारा क्या है, हम कहें इसका लिंग क्या है, तो आप कहेंगे कि पुल्लिंग है। अगर मैं कहूँ इसका वचन क्या है, तो आप कहेंगे एक वचन है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये पर्सन क्या है, अगर यानी पुरुष, समझ गए ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पुरुष क्या है, तो आप बताएंगे कि सूर्य। ये किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था ना कि जब हम पुरुष गिनते हैं तो मैं और आप, ये एक हो गया उत्तम पुरुष, ठीक है, मैं हो गया उत्तम पुरुष और आप हो गया मध्यम पुरुष। तो ये दोनों अलग होते हैं, मैं और आप, इस तरह से। और जो अन्य पुरुष में हमारा आता है यह वह, हम तो उसमें काउंट करते हैं, साथ ही साथ किसी का नाम, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया, भले ही वो आपको संज्ञा लगे, लेकिन आपको उस संज्ञा के अंदर पुरुष भी खोजना है। तो उसमें किसी भी व्यक्ति का नाम और यह और वह किसके अंदर रहते हैं, अन्य पुरुष के अंदर रहते हैं। तो ऐसे ही हम अगर यहाँ पर देखें तो सूर्य जो है वो हमारा किस में, अन्य पुरुष में रहेगा। तो अब आपको ये पता है कि इसी में हम इसकी क्रिया को देखेंगे। क्रिया क्या है, अगर हम पूछे करता है, तो इसका अगर हम लिंग पूछें तो आपको पता है इसका लिंग क्या है, पुल्लिंग है। अगर हम पूछें कि इसका वचन क्या है, तो करता है, ये आया है, यानी एक वचन है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस फॉर्म में आपका कर्ता होता है उसी फॉर्म में आपकी क्रिया होती है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग, यदि कर्ता आपका स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग। और दो उदाहरण देखते हैं, उसमें भी समझते हैं। ये तो हमने एक लंबा उदाहरण लिया, अभी हमने एक छोटा उदाहरण ले लिया। दीपक पुस्तक पढ़ता है, दीपक के बाद यहाँ कोई कारक चिन्ह नहीं आया, यानी ये कारक चिन्ह रहित है। तो ये क्या हो जाएगा, पढ़ता है किसके अनुसार हो जाएगा, दीपक के अनुसार, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया। एक वचन, लिंग क्या है, पुल्लिंग, तो क्रिया भी एक वचन और लिंग क्या है, पुल्लिंग, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें तीसरे वाक्य की, जया आम खाती है। इस वाक्य में भी यहाँ आपका कोई कारक चिन्ह नहीं आया है, तो ये जो ये करता है इसी के अनुसार क्रिया होगी। तो आपको पता है जया क्या है, जया है स्त्रीलिंग, तो क्रिया क्या हो गई, स्त्रीलिंग। जया क्या है, एक वचन, तो क्रिया क्या हो गई, एक वचन। अब बताइए ये वाली चीज़ आपको समझ में आई ना। अब दिमाग में तो एकदम से आपके सवाल आ गया होगा, मैम अगर कारक चिन्ह आ जाए तो कारक चिन्ह आ जाए वो बाद में बात करेंगे, पहले आप क्या सीखो, पहले आप ये सीखो कि अगर इस तरह से आ रहा है तो क्रिया कैसे होगी। समझ गए नंबर पॉइंट, या उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 2 हमारा कहता है, पॉइंट नंबर 2 कहता है कि यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह के साथ और कर्म कारक चिन्ह रहित आया हो तो उस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार होती है। भाई इसने क्या कहा, तो इसने जो कहा उसको अभी समझते हैं। और कैसे समझते हैं, जैसे हमने एक वाक्य लिया था ना कि दीपक पुस्तक पढ़ता है, हम उस वाक्य में क्या करते हैं, कर्ता के साथ कारक चिन्ह ले आते हैं। इसने कहा ना यदि वाक्य में कर्ता कारक के साथ, कारक चिन्ह के साथ आया हो, तो कारक चिन्ह उसी वाक्य में कारक चिन्ह लगा लेते हैं कि दीपक ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। इस तरह से वाक्य हमने रख लिया ताकि हमें समझ में आए कि अंतर क्या है। दीपक ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। दूसरा वाक्य हमारा क्या था, जया आम खाती है। अब अगर हम जया के साथ भी कारक चिन्ह जोड़ देते हैं, कर्ता के साथ कारक चिन्ह जोड़ते हैं, जया ने, तो हम वाक्य को बना लेते हैं कि जया ने आम खाया। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आपने यहाँ कारक चिन्ह लगाया तो हमारी क्रिया का काल चेंज हो गया,
तो याद रखिएगा हमारा जो वर्तमान काल होता है, वर्तमान काल में अक्सर, यहाँ पे मैं पूर्ण रूपेण नहीं कह रही, अक्सर मतलब 90% वाक्य हमारे ऐसे होते हैं जिनमें ने कारक चिन्ह नहीं आता। यानी हमारे कर्ता के साथ जब भी शून्य कारक चिन्ह होगा वो आपको देखने को 90% वर्तमान काल का ही मिलेगा। और जो हमारा भूतकाल है, जैसे पढ़ी खाया ये सब बीता हुआ समय हो गया, तो भूतकाल में अक्सर हमारा जो कर्ता होता है उसके साथ ने कारक चिन्ह आ जाता है। ठीक है, इसलिए क्रिया का काल चेंज हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अब आपने यहाँ पे देखा कि जैसे ही हमने ये वाक्य लिखे तो सबसे पहले अपने नियम पर ध्यान देते हैं। नियम ने कहा है कि यदि वाक्य में कर्ता के साथ तो कारक चिन्ह आया हो, किसके साथ? कर्ता के साथ, और जो वाक्य में कर्म है वो बिना कारक चिन्ह के आया हो। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति हो, फिर से दोहरा रही हूं, ध्यान देना कि कर्ता कारक चिन्ह के साथ आया हो और उसका कर्म बिना कारक चिन्ह के आया हो, तो उस वाक्य की क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्म के अनुसार होती है। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस चीज को, ठीक है, समझना। तो हम उदाहरण में देख रहे हैं कि जैसे दीपक के साथ हमने यहाँ पे ने कारक चिन्ह लगा दिया, दीपक के साथ लगाया ने कारक चिन्ह, तो तुरंत हमारी जो क्रिया है वो किसके अनुसार हो गई? कर्म के अनुसार। कैसे? पुस्तक स्त्रीलिंग तो क्रिया भी क्या हो गई? स्त्रीलिंग। पुस्तक एक वचन तो क्रिया भी एक वचन। समझ गए ना, लिंग चेंज हो गया। दीपक तो हमारा क्या था? पुल्लिंग था। तो आप में से बहुत सारे छात्र अभी तक ये प्रश्न करते रहे मुझसे कि मैम कभी कभी ऐसा होता है कर्ता तो पुल्लिंग होता है और क्रिया उसकी स्त्रीलिंग हो जाती है, ऐसे कैसे चेंज होता है, क्या ये वाक्य गलत है या नहीं? तो मैंने हमेशा आपको यही बात कही है कि पहले हिंदी को एक बार पढ़ लो, तब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो अब आज आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होगा कि मैम यहाँ पे ये जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कर्ता तो हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है और क्रिया हमारी क्या है? पुल्लिंग हो गई है, ये कैसे हो गया? तो ये ऐसे हो गया। कैसे हुआ कि जया ने, अब हमने क्या किया? कर्ता के साथ हमने ने कारक चिन्ह लगा दिया, कर्ता के साथ क्या लग गया? ने कारक चिन्ह लग गया। अब जैसे ही ने कारक चिन्ह लगा तो ये जो हमारी क्रिया है वो किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार होगी। और इस वाक्य में कर्म क्या है? आम। तो आम पुल्लिंग है तो इसलिए क्रिया क्या हो गई? पुल्लिंग। आम एक वचन है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो गई? हमारी एक वचन हो गई। अगर मान लो हमने यहाँ पे आम की जगह हम चावल रख दें, और आपको पता है चावल जो है वो बहुवचन में आएगा, क्योंकि एक चावल उठा के तो आप खाते नहीं है। चावल कैसे खाते हैं? बहुत सारे होते हैं, ढेर सारे। तो आप कैसे लिखेंगे? जया ने चावल खाए, ना कि खाया। अगर खाया लिखेंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जया ने चावल खाए। तो अब क्या हो गया? ये बहुवचन में बदल गया, क्योंकि चावल हमारा यहाँ बहुवचन हो गया और तो क्रिया हमारी बहुवचन हो गई। समझ रहे हैं ना। तो चीज़ों को ऐसे आपको समझना है, तो उतार लीजिए इसको, और उम्मीद करती हूँ ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे ये बताइए कि अगर दोनों ही कारक चिन्ह के साथ आ गए तो फिर क्रिया क्या होगी? तो चलो फिर आगे नियम पे चलते हैं, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आया। अब देखो अगला वाक्य देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा दिया है यहाँ पर, यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों कारक चिन्ह सहित हों। समझ गए? यदि हमारे वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों क्या हो? कारक चिन्ह सहित हो, यानी कारक चिन्ह आया हो, तो उस वाक्य की क्रिया हमेशा एक वचन होगी, पुल्लिंग होगी और अन्य पुरुष की होगी। मतलब चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर कर्म कोई भी हो, कर्ता कोई भी हो, ठीक है, उसकी क्रिया हमेशा क्या हो जाएगी? एक वचन होगी, पुल्लिंग होगी, अन्य पुरुष होगी। बात आ गई समझ में? चलो थोड़ा सा उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया, हमने लिया वाक्य कि जैसे शीला ने अपनी सहेली को बुलाया।
ठीक है। दूसरा वाक्य लिखो, किसान ने बैल को पीटा। ठीक है, चलो ये वाक्य आपको समझ में आया? लिख लो इस वाक्य को और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ध्यान दो, यहां पर शीला ने अपनी सहेली को, वाक्य के कर्ता के साथ क्या आया है? कारक चिन्ह आया है। अपनी सहेली, ये क्या है? कर्म है, तो को कारक चिन्ह आया है। अब ये बताइए, दोनों के साथ कारक चिन्ह आ गया तो हमारी जो क्रिया है वो बुलाया क्या हो गई? एक वचन है, पुल्लिंग है, अन्य पुरुष की है, यानी बुलाया। अब आप कहेंगे कि मैडम हाँ बात तो समझ में आ रही है थोड़ी सी, लेकिन ये क्या गारंटी है कि क्रिया चेंज ही होगी? है ना, आपके दिमाग में आ सकता है, खुरापाती दिमाग आप लोगों का। तो आप इस वाक्य को खुद ही चेंज करके देख लो। मान लो मैं आपसे कहती हूँ, पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा, हमें ये पता है शीला भी इसमें स्त्रीलिंग है और सहेली भी स्त्रीलिंग है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। आप शीला के साथ जो कारक चिन्ह है, इस ने कारक चिन्ह को लगा के इस वाक्य को बनाने की कोशिश करो। तो आप ने कारक चिन्ह हटाएंगे तो आप ऐसे बनाएंगे, वो वर्तमान में बनेगा फिर कि शीला अपनी सहेली को बुलाती है, तो तुरंत हो गया ना, बुलाती है। ऐसा तो नहीं होगा कि शीला अपनी सहेली को बुलाता है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या होगा? बुलाती है। तो आपको बात समझ में आई? तो इस तरह से हमारा जो वाक्य है उसमें जो हमारी क्रिया है उस पर प्रभाव पड़ता है। और जो आप ये दिमाग में सोचते हैं ना कि कैसे होता है, किस नियम से होता है, तो आपको पता है कि हिंदी में भी वाक्य बनाने के नियम होते हैं। अब दूसरा देख लें, यहाँ पे किसान ने कारक चिन्ह और बैल को यहाँ पे क्या हो गया? पीटा। ठीक है, बैल को पीटा। तो ये पीटा जो है, ये जो क्रिया है हमारी एक वचन है, पुल्लिंग है, अन्य पुरुष की है। इस पे भी प्रभाव पड़ सकता है। अगर यहाँ पे मान लो, अगर यहाँ हम ये कहें किसान ना कह के अगर हम लड़की कर दें कि लड़की ने बैल को पीटा, अगर ये हम कर दें लड़की ने बैल को पीटा, तो यहाँ पर भी हमारी उस क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने बेशक क्या है, हमने अपने कर्ता को चेंज कर दिया। लेकिन अगर हम ये कारक चिन्ह हटा दें इस लड़की के साथ तो उधर पड़ जाएगा। हम अगर ऐसे कह दें कि लड़की बैल को पीटती है, तो इस तरह से आ जाएगा, यानी वो क्या हो गया? स्त्रीलिंग में आ जाएगा। तो बात समझ में आई? 3 नियम पढ़े हमने यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, रिविजन करा रही हूँ। पहला नियम चलो आपको दिखाते हुए ही करती हूँ ताकि ध्यान दे। अब आपको अपनी नोटबुक पे ध्यान देना है। पहला नियम हमने पढ़ा कि यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह रहित हो, यानी कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आया हो, तो ऐसी स्थिति में वाक्य की जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी? वो कर्ता के अनुसार हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? कर्ता के अनुसार। अगर हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा वाक्य, यदि वाक्य में कर्ता तो कारक चिन्ह के साथ हो, लेकिन जो कर्म है वाक्य का उसके साथ कोई कारक चिन्ह ना हो, तो हमारी जो क्रिया है वो किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार हो जाएगी। फिर कर्ता के अनुसार ना होकर किसके अनुसार हो जाएगी? कर्म के अनुसार। और यदि हमारे वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों ही के साथ कारक चिन्ह आया हो, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी क्रिया है वो स्वतंत्र हो जाएगी, एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष की हो जाएगी। समझ गए ना? चलो ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 के पास। याद रखिएगा, परीक्षा के लिए पॉइंट नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले 3 तो इम्पॉर्टेंट है ही, वो तो हमें समझना ही है, लेकिन ये जो 4 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा में यहाँ से लगभग प्रश्न आते रहते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना है। वाक्य हमारा क्या कह रहा है? यदि वाक्य में 2 भिन्न लिंग के कर्ता, ठीक है, 2 भिन्न लिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले इसको समझो। 2 भिन्न लिंग का मतलब एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग।
ठीक है, हमारे पास हमारी हिंदी में दो ही तो लिंग है हमारे पास, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो अगर कोई एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग अगर ऐसे करता, किससे जुड़े हों? संयोजक शब्द। संयोजक शब्द याद है आपको? अविकारी शब्द में पढ़ा था। अविकारी में कौन सा? समुच्चय बोधक के अंदर संयोजक। संयोजक मतलब जो जोड़ते हैं। कौन से थे वो? 4 थे। कौन से? मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आपको याद रहे। और, एवं, तथा, व, ये 4 ये संयोजक शब्द थे। यदि इन शब्दों से रहित या सहित हों, रहित या सहित का मतलब या तो जुड़े हों या तो न जुड़े हों, को दोनों ही कंडीशन की बात कर रहा है, चाहे इन शब्दों से जुड़े हों चाहे इन शब्दों से न जुड़े हों। ऐसे वाक्यों की क्रिया बहुवचन और लिंग पुल्लिंग होगा। क्या बात कही इसने? समझ ही नहीं आया? उदाहरण से समझते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, लगभग हर साल का प्रश्न यहाँ से रहता है, हर साल प्रश्न रहता है यहाँ से। चलो तो वाक्य लिखते हैं यहाँ पर। जैसे हमने कहा कि राम सीता वन को गए। राम सीता वन में घूम रहे थे। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखना है, माता और पिता, माता और पिता बाजार गए हैं। अब देखो, 2 वाक्य लिए हमने, दोनों ही वाक्यों में हमारे 2 कर्ता हैं, एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है। हमने दोनों रख लिया यहाँ राम और सीता दोनों। इसमें ये भी देख लिया कि लास्ट में स्त्रीलिंग लगा हुआ है, पहले पुल्लिंग रख लिया है ना, ये भी देख लिया। फिर उसके बाद दूसरा वाक्य हमने लिया है, जैसे माता और पिता, तो इसमें हमने स्त्रीलिंग पहले रख लिया, पिता बाद में रख लिया, दोनों ही कंडीशन कर ली। अब दूसरी कंडीशन क्या है? ये संयोजक शब्द से नहीं जुड़े हुए, ये योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब इनमें संयोजक शब्द नहीं है, यानी ये रहित हैं उससे। और दूसरा इसमें और जुड़ा हुआ है, तो और की जगह तथा, एवं, व ये हम जोड़ सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब चाहे नहीं जुड़ा हो चाहे जुड़ा हो, दोनों कंडीशन है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, बात समझ गए ना। तो कर्ता हमारा, अब ये तो आपको पता है कि एक से अधिक हो गया, और जैसे ही हिंदी में कोई चीज़ एक से अधिक होती है तो वो बहुवचन हो जाती है, ऐसे ही एक से अधिक हो गया तो बहुवचन हो गई। तो ये ऐसी कंडीशन वाले जो कर्ता होंगे उनकी क्रिया सदैव क्या होगी? घूम रहे थे और बाजार गए हैं। तो घूम रहे थे, क्रिया क्या है? बहुवचन है और पुल्लिंग है। बाजार गए हैं, क्रिया क्या है? बहुवचन है और पुल्लिंग है। तो बस यही वाक्य ने कहा। अब आप कह रहे होंगे, एकदम से दिमाग में आ रहा होगा, मैम हमने तो एक रूल में पढ़ा है कि लास्ट में अगर स्त्रीलिंग हो तो क्रिया स्त्रीलिंग में बदल जाती है। हाँ, हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, अभी पहले इसको समझो, इस वाले पॉइंट को, जिसके अंदर केवल हमारे 2 कर्ता हैं। कौन से? एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। चलो पहले आगे वाक्य पे चलते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ आप लोगों को हो सकता है, बट ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी जो नजरें हैं बिल्कुल कोए वाली रही ना तो आप आसानी से समझ जाओगे इसको। तो ध्यान इधर रखना है अपना। नंबर 5 यहाँ पर देखो, और देखो आपके दिमाग में अगर कोई भी डाउट आ रहा है ना, मैं फिर बता रही हूँ, डाउट आपके दिमाग में आ रहा है, तसल्ली से बैठो, बिल्कुल एकदम से ना, कहते हैं पेशेंस मार के। 20-25 नियम हैं, 20-25 नियम जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तो तब आप मुझे बताना कि ये समझ में नहीं आया। उससे पहले आप बिल्कुल भी जरूरत मत करना कुछ भी पूछने की। समझ लो पहले यहाँ पे नंबर 5 कह रहा है, यदि वाक्य में एक ही लिंग वचन पुरुष, मैं जिस चीज को फोकस कर रही हूं उस पर ध्यान गड़ाना है कि मैम इतना ज्यादा इसको फोकस क्यों कर रही हैं। एक ही लिंग वचन पुरुष, इसका मतलब है अगर स्त्रीलिंग तो सभी स्त्रीलिंग, अगर पुल्लिंग तो सभी पुल्लिंग, सभी एक वचन तो सभी एक वचन, अगर सभी बहुवचन तो सभी बहुवचन। ठीक है,
मतलब इस तरह से, ऐसे इसका मतलब ये है, इस तरह के। अगर अनेक कर्ता में दो या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, यानी बहुवचन की बात कर, अनेक कर्ता हो और अंतिम कर्ता किसी समुच्चय बोधक शब्द, अब समुच्चय बोधक में अथवा भी हो सकता है या और एवं तथा वह भी हो सकता है, ठीक है। समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा हो तो उस वाक्य की क्रिया बहुवचन एवं लिंग कर्ता के अनुसार होगा। मतलब अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग, कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग। कहने का मतलब यह है, वैसे जब अनेक कर्ता आ गए तो क्रिया तो बहुवचन हो गई, अब लिंग क्या होगा वो कर्ता के अनुसार, जो कर्ता होगा वो। तो चलो यहाँ पर वाक्य प्रयोग कर लेते हैं, वाक्य प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे लिखिए एक वाक्य, राम और सीता ने गाना गाया, ये सही है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है। बालक आपको अगर पेपर सेंड करना है ना तो ऑफिस वाले नंबर पे बात करके स्टाफ को बता दीजिएगा, वो मुझे दिखा देंगे। चलो, और सबसे बड़ी बात यही है, आप लोग इस तरह की कमेंट मतलब बीच में कर रहे हैं, मतलब मैं इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोगों के दिमाग में कोई दूसरी बात चल रही है। खैर चलो, आप लोग सुधरने वालों में से हो नहीं और मैं भी सुधरने वालों में से नहीं हूँ। चलो नंबर 4 के लिए अब वाक्य प्रयोग करिए। आप वाक्य में लिखिए, दिनेश, रमेश, अजय और विजय। लिखिए वाक्य को, दिनेश, रमेश, अजय। याद है ना, तीनों एक जैसे हैं तो इनके बीच में क्या लगेगा? कॉमा लगेगा। और विजय। स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। दिनेश पुल्लिंग है, रमेश पुल्लिंग है, अजय पुल्लिंग है, विजय पुल्लिंग है, ठीक है। एक वचन है सारे। तो हमने यही कहा है ना कि एक ही लिंग वचन पुरुष के अनेक कर्ता जब समुच्चय बोधक से जुड़े हों, यानी अंतिम कर्ता समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा हो, तो उस वाक्य की क्रिया बहुवचन होगी और जो लिंग है वो कर्ता के अनुसार होगा। तो जा रहे हैं वो पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग हो गई, लेकिन क्रिया हमारी वचन में कौन सी है? बहुवचन है, ठीक है। अगर एक होता तो जा रहा है होता, लेकिन ये बहुवचन है इसलिए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें एक उदाहरण और लिख सकते हो आप, जैसे मान लो स्त्रीलिंग वाला लिखना चाहते हो तो उसमें लिख सकते हो, जैसे आपने कहा सुनीता, गीता और जया स्कूल जा रही हैं, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाएगा फिर वहाँ पे? जा रही हैं हो जाएगा। लाइन हो तो आप लोग लिख सकते हो उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6। नंबर 6 पॉइंट क्या कहता है उसे समझने की कोशिश करना। नंबर 6 पॉइंट कहता है, यदि वाक्य में भिन्न लिंग वचन पुरुष के अनेक कर्ता हों और अंतिम कर्ता किसी समुच्चय बोधक जैसे और, एवं, तथा, व, इनमें से किसी से जुड़ा हो तो उस वाक्य की क्रिया बहुवचन एवं लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा पचता नहीं है हमारे पेट में, हमें थोड़ी सी ना प्रॉब्लम लगती है ये कैसे होगा? इस तरह की हमें चीज़ें समझ में लगती है कि ये तो अटपटा लग रहा है बोलने में, तो हमें ऐसा लगता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, हम बोल चाल में चाहे जो भी बोलते हों, लेकिन हमें अपनी परीक्षा के अकॉर्डिंग याद रखना है इसको। तो इसने क्या कहा है, सबसे पहले ना वाक्य लिख लो, और वाक्य लिखने के बाद फिर हम इसमें इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वाक्य लिखो यहाँ पर, 3 पुरुष, 2 बालक, 3 पुरुष 2 बालक और 1 महिला और 1
महिला सड़क पर जा रहे हैं। ठीक है, वाक्य लिख लीजिए और इसको समझना है आपको। 3 पुरुष 2 बालक और 1 महिला सड़क पर जा रहे हैं। अब देखिए वाक्य हमारा क्या कह रहा है, भिन्न लिंग वचन पुरुष। कहने का मतलब है इसमें एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है, कोई भी करता। ठीक है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है। तो भिन्न का मतलब, अब हमने जो पॉइंट नंबर 5 देखा और पॉइंट नंबर 6, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर यह है कि पॉइंट नंबर 5 कहता है एक, ठीक है, एक ही लिंग वचन के, और पॉइंट नंबर 6 कहता है भिन्न लिंग वचन के। समझ गए? चलो, तो यहाँ पे हमने रखा 3 पुरुष रखे, ठीक है, 3 पुरुष और 2 बालक, और के लगा के यहाँ पे, और के बाद हमने रखा 1 महिला। तो आपको पता है कर्ता सारे हो गए बहुवचन, ठीक है, सारे लगभग सबके सब मिला के तो बहुवचन हो गए, तो क्रिया तो हमारी हो गई बहुवचन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा है कि लास्ट में यहाँ पे शब्द लिखा है हमारा 1 महिला। ठीक है, तो हमारी क्रिया, हमारे नियम ने क्या कहा है कि जो हमारा इसका लिंग है वो क्या होगा, अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। तो देखो यहाँ पे हमारा अंतिम कर्ता क्या है, अंतिम कर्ता है महिला, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जा रहे हैं। तो हम बोलते हैं ना अक्सर ऐसे, तो ये हम गलती करते हैं। तो क्या होना चाहिए हमारे नियम के अनुसार? तो हमारे नियम के अनुसार होना चाहिए जा रही हैं। तो आप इसको करो, इसको यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन करो, ऐसे क्रॉस कर लो, और इसकी जगह आपको क्या लिखना, नीचे जा रही हैं। ठीक है, रही पे भी बिंदी लगाना, हैं पे भी बिंदी लगाना, इस तरह से, और इसको आगे ऐसे सही कर लो। तो ऐसे क्यों लिख रहे हैं हम? तो हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमको याद रहे कि हमें ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि अंतिम कर्ता जो वो हमारा क्या है, वो स्त्रीलिंग है, और नियम कह रहा है कि अंतिम कर्ता के अनुसार ही हमको लिंग रखना है। तो अंतिम कर्ता स्त्रीलिंग, तो क्रिया का लिंग भी क्या होगा, स्त्रीलिंग, लेकिन क्रिया क्या होगी, बहुवचन होगी। ठीक है, तो ऐसे लिख लो यहाँ पर। अब इसके साथ साथ आप अगर चाहो तो इसका पद चेंज करके देख लो। मान लो आप यहाँ पे 2 बालक को बाद में कर दो, ऐसे कर दो 3 पुरुष 1 महिला और 2 बालक। तो बालक पुल्लिंग है, तो फिर हमारी क्रिया हो जाएगी पुल्लिंग। समझ गए ना? ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आराम से। ठीक, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो और के बाद वाला जो हमारा कर्ता होगा उसके अनुसार इसका लिंग होगा, बाकी क्रिया तो बहुवचन होगी। बात आई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पॉइंट लेते हैं नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 हमारा क्या कहता है उसे समझने की कोशिश करो। पॉइंट नंबर 7 कहता है, यदि वाक्य में अनेक कर्ता समुच्चयबोधक शब्द या अथवा, ठीक है, समुच्चयबोधक शब्द में से अभी कौन सा आया, या और अथवा, यानी विभाजक वाला। ठीक है, अगर इनसे जुड़ा हो तो उस वाक्य की क्रिया अंतिम कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार होगी। मतलब वो अंतिम कर्ता यानी अथवा और या वाले के बाद जो कुछ भी होगा उसके अनुसार वो होगी उसकी क्रिया। अगर वो बहुवचन है तो बहुवचन होगी, अगर वो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग होगी, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग। ठीक है, इस तरह से। तो जैसे मान लो हम वाक्य लिखते हैं, हमने लिखा यहाँ पे कि दीपक अथवा रानी यहाँ नहीं रहती। ठीक है, अब हमने ऐसे लिखा, दीपक अथवा रानी यहाँ नहीं रहती। लास्ट में अथवा के बाद क्या है, रानी है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी हमारी क्या होगी, स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर हम इस वाक्य को पलट दें कि रानी अथवा
दीपक, तो क्या हो जाएगा, यहां नहीं रहता। क्या हो जाएगा, यहां नहीं रहता। इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि हमें अथवा के बाद वाले शब्द पे फोकस करना है, उसी के लिंग वचन पर ध्यान देना है। ठीक है, बात समझ में आई? चलो, तो ये भी आपने उतार लिया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से फटाफट, नंबर 8 उतार लिया? अगर किसी ने ना उतारा हो तो रोक कर उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए नंबर 8। नंबर 8 की बात करें, यदि संज्ञा के बदले कोई सर्वनाम आता है, यदि संज्ञा के बदले कोई सर्वनाम आता है तो उसमें भी वही लिंग और वचन होता है जो संज्ञा में है। देखो, हमने वाक्य ऐसे पढ़ा, पॉइंट हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये कह क्या रहा है, तो किससे समझ में आएगा? वाक्य प्रयोग से। तो हम इसका पहले वाक्य प्रयोग करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें वाक्य लिखो, जैसे हम यहाँ पे वाक्य लिख रहे हैं। एक शब्द हमने लिया कि जुगनू ने बताया कि वह कल बाजार गया था। बाजार गया था। दूसरा वाक्य, बच्चों ने कहा कि वे आज कहानी सुनना चाहते हैं। बच्चों ने कहा कि वे आज कहानी सुनना चाहते हैं। देखो, तो यहाँ पे हमारे सामने ये दो वाक्य हैं। अब ये दो वाक्य समझने से पहले हम पहले एक बार फिर से अपने नियम की ओर जाते हैं। नियम कह रहा है कि यदि संज्ञा के बदले कोई सर्वनाम आता है तो उसमें भी वही लिंग और वचन होता है जो संज्ञा में है। इसके कहने का मतलब क्या है? देखो, वाक्य हमारा ये कहता है, पहला वाला वाक्य, जुगनू ने बताया कि वह कल बाजार गया था। तो यहाँ पे संज्ञा क्या है? पहले जुगनू है। काम किसने किया था? बाजार जाने का काम कौन कर रहा था? जुगनू ही कर रहा था ना। तो अब वो अपने बारे में बता रहा है, तो इस जुगनू ने अपने लिए प्रयोग किया है सर्वनाम का, इसका। तो यहाँ सर्वनाम क्या है? वह। तो इस वह का वचन और लिंग क्या है? वो वही है जो संज्ञा का है। तो जुगनू क्या है? पुल्लिंग, तो ये भी पुल्लिंग। जुगनू क्या है? एक वचन, तो ये भी एक वचन। अब आप कहेंगे कि मैम हमको कैसे पता चलेगा कि वह यहाँ पर पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग में भी तो वह ही होता है। तो हमें पता चलता है इसकी क्रिया से, गया था। अगर मान लो हम यहाँ पे इसकी जगह ये लिख दें जया। जया ने बताया कि वह कल बाजार गया था आएगा या गई थी आएगा? तो गई थी। तो आपको पता है कि जब हम यहाँ पे गई थी ये लिख देंगे, ठीक, तो जया के लिए तो जया स्त्रीलिंग हो गई, तो ये वह स्त्रीलिंग हो गया फिर। ठीक है, वो किससे पता चलता है? हमें क्रिया से पता चलता है। ये आप लोग जानते हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा में ही और सी होता है और वहाँ पे गो या गोज दोनों के लिए सेम होता है। यानी वहाँ का जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में जो हमारी वर्ब है यानी जो क्रिया है वो एक ही रहती है, और वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग यानी मेल या फीमेल है, तो इसका पता हमें किससे चलता है? हम उसका जो प्रोनाउन है उससे ही हम पता करते हैं कि वो ही है या सी है, क्या आएगा, हर है या हिज है, ये क्या आएगा,
है, तो वहाँ पे हमारा किस में बदलता है, सर्वनाम में प्रॉब्लम होती है, मतलब बदलाव होता है। और हमारी हिंदी की बात करें तो हमारी हिंदी की क्रिया में बदलाव होता है। सर्वनाम स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए लगभग सेम होते हैं, जो उनका मूल रूप होता है। बाकी तो जैसे मेरा से मेरी हो जाता है स्त्रीलिंग के लिए, मेरा पुल्लिंग हो गया। तो मूल रूप जो सर्वनाम का है वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए सेम होता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता है, इतना थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ठीक, अब यहाँ पे बात करें बच्चों ने कहा। अब बच्चों ने, तो बच्चों में आपको पता है ये क्या है, बहुवचन है ना, क्या है ये, बहुवचन है। अब बच्चे कह रहे हैं कि वे आज, अगर हम यहाँ लगाते ना कि बच्चों ने कहा कि वह आज कहानी सुनना चाहते हैं, तो गलत हो जाता, क्योंकि वह का बहुवचन क्या होगा, वे होगा। और ये तो सब आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था, मैंने आपको चार्ट दिया था ना, सारणी बना के सारणी बताई थी, वो आप लोगों ने पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो फिर से पढ़ लेना जाके, आप लोगों को काम आएगी। और नहीं तो जो लोग हिंदी पहले से बचपन से पढ़ते आए तो उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें ये चीज़ें पहले से पता होती हैं। ठीक है, तो बच्चों ने कहा कि वे आज कहानी सुनना चाहते हैं, इससे पता चल जाता है बहुवचन। और ये तो पहले वैसे भी पता चल जाता है बहुवचन। तो हमारे जो वाक्य ने कहा है कि संज्ञा के बदले में अगर कोई सर्वनाम आ रहा है तो उसका वचन और लिंग भी वही होता है जो कि संज्ञा का होता है। समझ गए? तो वाक्य हम चाहे कितने लंबे लंबे लिखें, हमें सब समझ में आ जाएगा कैसे क्रिया लिखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों ने समझ लिया, बहुत होशियार बच्चे हो, अब आप लोग बड़े हो गए हो। अब बड़े मतलब जब हम वर्णमाला में थे तो हम छोटे थे, नन्हे मुन्ने हिंदी की दुनिया में, लेकिन अब हम वाक्य पे आ गए हैं, तो वाक्य हमारे अब ख़त्म हो गए हैं। अब हमारे वाक्य 2 से 3 दिन का टॉपिक है इसमें, और हमारा जो हिंदी व्याकरण है वो ख़त्म होने वाला है। अब तो हम साहित्य की दुनिया में गोते लगाएंगे, यानी जब हम अलंकार रस छंद पढ़ेंगे तो वो तो साहित्यिक दुनिया हो जाती है हमारी। तो यहाँ पे यानी अब हम कहें कि हम व्याकरण के पीक पॉइंट पे चल रहे हैं, या तो इसका मतलब यह है कि अब हम बड़े हो गए, तो बड़े हो गए तो हमें सब चीज़ समझ में आने लगी है अब। ठीक है, तो नंबर 9 देखो। नंबर 9 कह रहा है, यदि किसी प्रसंग में किसी संज्ञा के बदले कोई सर्वनाम पहली बार जिस वचन में प्रयोग किया गया है अंत तक उसी का प्रयोग होना चाहिए। इसमें क्या कहा, मान लो आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, आपने सर्वनाम को या फिर पहले वाक्य में जो हमारे पुरुष हैं उनको एक शैली में रखा, किसी को रखा उत्तम पुरुष तो किसी को मध्यम पुरुष, और उनमें हमने अगर एक वचन का प्रयोग किया तो अंत तक एक वचन करेंगे, अगर हमने उसमें बहुवचन का प्रयोग किया है तो अंत तक बहुवचन करेंगे। आप कहेंगे मैम कुछ समझ नहीं आया, आराम से समझाइए, तो फिर हम उदाहरण से समझते हैं। और अब एक काम करिए, आप ना मेरे साथ एक वाक्य लिखिएगा और उस वाक्य को जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वैसे ही लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक, तो वाक्य लिखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, नियम तो आप लोगों को पता है ना, नियम आप लोगों के पास लिखा हुआ है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा स्पेस जहाँ मुझे मिल जाए तो मैं उस तरह से लिखती हूँ। वाक्य लिखना है आपको, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। ठीक है, वाक्य को सामने देख के लिखना है, एक ही लाइन में लिखना है। आपने मेरा सामान, आपने मेरा सामान लौटा दिया है। लौटा दिया है। अब हम तुमसे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे।
जैसे मान लो हमने ये 3 सेंटेंस लिखे, ठीक है, हालांकि 3 भी नहीं, हम इसे ऐसे कर सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं, एक ही सेंटेंस हमने बनाया है पूरा ये, कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, आपने मेरा सामान लौटा दिया है, अब हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। आपने देखा होगा हम में से बहुत सारे लोग इस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, कहीं का कहीं, कहीं का कहीं, कुछ भी बोलने में तो सब कुछ चलता है, कोई हमसे नहीं रोक सकता, कोई हमें नहीं टोक सकता, उस पर थोड़ी ना हमें नंबर मिल रहे हैं कि कोई नंबर काट देगा, हमारी मर्जी, हम जैसे चाहें वैसे बोल सकते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं तो लिखने में हमारे नंबर कट सकते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। वाक्य हमारा कहता है, जो हमारे पॉइंट था, उसने कहा था कि यदि आप कुछ लिख रहे हैं और उसमें आपने पहली पंक्ति में जिस वचन का प्रयोग किया है, आप अंत तक उसी वचन में रहेंगे। जैसे यहाँ मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तो यहाँ पे ये मैं और ये तुम, ये क्या है, एक वचन है, ये क्या है, एक वचन है। तो जब ये एक वचन है तो अंत तक जितने भी हमारे सर्वनाम आएंगे सबके सब एक वचन में ही होने चाहिए। जैसे दूसरा वाक्य, आपने मेरा सामान, तो भाई जब यहाँ पे तुम लगा दिया तो अब यहाँ पे आप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, गलत हो जाएगा। तो क्या आएगा, तुमने मेरा सामान लौटा दिया है, तो मेरा तो एक वचन ही है, ठीक है। अब हम तुम्हें, तो अब यहाँ पे अब हम जो दिया है ये गलत हो जाएगा। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं, अब जब हम हट गया तो ये भी क्रिया भी हमारी चेंज होगी, आपको पता है। तो अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। अब बात समझ में आई, कहाँ पे गलती थी आपने देखा। जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखना, आपको ये ऐसे नहीं काट के आप बीच में से काटना है। जैसे अब मैं किसी भी शब्द के बारे में बताती हूँ कि ये गलत है, तो उसके नीचे अंडरलाइन करके तब क्रॉस करना है, ताकि आपको पता चले कि ये नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, दूसरा आएगा। अगर आप ऐसे, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे क्या करते हैं, जैसे मान लो ये हम लिखा, मैंने कहा कि इसकी जगह ये लिखना है, तो वो कैसे लिख देते हैं, ऐसे काट के और यूँ लिख देंगे। तो जानते हैं इससे क्या होगा, जब आप रिवीजन करने आएंगे ना, तो आपको ये एरर समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि शायद मैंने गलती से लिख दिया होगा, तब मैंने इसको काट दिया है और यहाँ पे ये मैं ही, आपको वो रीज़न समझ में नहीं आएगा जो यहाँ पे बताया गया है। तो इसलिए क्या, किस तरह का प्रयोग करना है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही अंडरलाइन करके क्रॉस करना है, ताकि हमें पता चले इसका नहीं इसका प्रयोग होगा, ठीक है। तो वाक्य जो हमारा कह रहा था, उस वाक्य ने यही कहा था कि जब हमने इस वाले वाक्य में एक वचन में ही लिए इनको, सर्वनाम को, तो बाद के जो वाक्य थे, जब एक ही बात है, उसी से संबंधित है, तो उसमें हमने लिंग उसके वचन हमें चेंज नहीं करने चाहिए, उसी वचन में होने चाहिए। बात आई समझ में, ठीक है। छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आती हैं, ठीक है। रिपीट, जिनको लग रहा है कि रिपीट कर दो, वो छात्र इसको दोबारा देख लें। रिपीट क्या करना है, आप तुम मुझे रिपीट करवा सकते हैं। अब मान लो आप अपने घर पे हैं, बैठे हुए हैं, देख अगर आके किसी ने बोल दिया होगा, अरे बेटा तू क्या कर रहा है, हाँ अंकल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उतनी देर में मेरी लाइन तो निकल गई, आप फिर मेरे से ही बोलोगे कि रिपीट कर दो, है ऐसे थोड़ी होता है। आप रिपीट पीछे ले जाओ ना, जो आपने नहीं समझ पाए उसको, ठीक है। चलो, तो अगला पॉइंट हम करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, नंबर 10। नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है वो समझिए। नंबर 10 कह रहा है कि संपादक, ग्रंथकार, किसी सभा का प्रतिनिधि और बड़े अधिकारी अपने लिए हम का प्रयोग करते हैं, ना कि मैं का। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जब हम हिंदी में बात कर रहे होते हैं तो स्वयं के लिए मैं शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम देखें तो हमारी जो हिंदी या हमारे जो देश में पूर्वोत्तर वाले जो इलाके हैं, जैसे हमारा इलाहाबाद हुआ या बिहार हुआ, इधर साइड के लोग जो हैं, या झारखंड छत्तीसगढ़ तक के भी लोग मैं के लिए हम का प्रयोग करते हैं। हम ये कह रहे थे ऐसे बोलते हैं, नहीं वो गलत है। हम ये कह रहे थे, मैं मतलब एक तो वो और कौन भाई, तो आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो वहाँ हम नहीं बोलना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ,
इस तरह से, ठीक है, ऐसे बोलना है। और अब से जो हमारे छात्र इलाहाबाद और इधर साइड के हैं और वो अगर अपनी बोलचाल में इस तरह का प्रयोग करते हैं अपने लिए, स्वयं के लिए, तो वो सुधार करना शुरू करें, मैं शब्द का प्रयोग करें। हालांकि मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं शब्द नहीं बोलना चाहिए, इसमें अहंकार की भावना आती है। ऐसा कुछ नहीं है। वो अहंकार की वो मैं बिल्कुल अलग है। वो लोग जो खुद में बात करते हैं अलग, उनका लेबल ही अलग होता है। वो हम भी बोलें तो भी अहंकार में है और मैं बोलें तो भी अहंकार में, लेकिन आपको सही हिंदी बोलनी है, ठीक है। तो अब उसमें बात होती है कि जब हम नॉर्मली अपने लिए, स्वयं के लिए हम मैं का प्रयोग करते हैं, तो हम इस वाले वाक्य में हम का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैं कुछ आपको लेक्चर दे रही हूँ और लेक्चर देने में मैं हम का प्रयोग करती हूँ कि हम ऐसे पढ़ेंगे, हम ऐसे करेंगे। तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? मैं और आप दोनों, हम दोनों शामिल होते हैं। इसलिए मैं का प्रयोग ना करके क्या करते हैं, हम का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही हमारे ये जो कुछ लोग हैं, जैसे संपादक हुआ, कोई ग्रंथकार हुआ, या जैसे कोई सभा का प्रतिनिधि हुआ, या कोई बड़ा अधिकारी हुआ, ठीक है, ये लोग हम का प्रयोग करते हैं, ना कि मैं का। क्यों? क्योंकि ये और इनके साथ प्रशासन, ठीक है, इन सारी चीज़ों के साथ, यानी इन लोगों के साथ इनकी टीम होती है। तो वो टीम को भी जोड़ के इस वजह से वो हम का प्रयोग करते हैं कोई भी वाक्य बोलते में। कैसे भाई? हमें अभी तक यही समझ में नहीं आया। तो वाक्य प्रयोग करते हैं, जैसे मान लो कोई संपादक अगर कोई बात कह रहा है तो वो कैसे बोलता है? वो बोलता है हमने इस विषय पर पहले भी चर्चा की है, ठीक है। अब जैसे उन्होंने कहा हमने इस विषय पर पहले भी चर्चा की है, वो बात कर रहे हैं। अब वो ऐसा भी तो कह सकते हैं कि मैंने इस विषय पर पहले भी चर्चा की है, लेकिन वो मैंने क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उसमें ना उनकी सारी टीम शामिल होती है उस चीज़ के लिए। कोई लेख भी लिखा जाए या कोई भी जो अखबार या कोई भी आता है न्यूज़पेपर वगैरह, उन सब के लिए, ठीक है। अब जैसे बात करें ग्रंथकार की, तो ग्रंथकार भी ऐसे कहता है, कभी भी वो ये नहीं बोलता आपको, या कोई किताब लिखने वाला जैसे व्यक्ति होता है, अगर वो मैं कह रहा है तो इस बात को समझिए कि उसने वो अकेले ने लिखी है। और अगर वो प्रयोग कर रहा है हम का, तो उसके पीछे पूरी टीम होती है उसमें। तो यहाँ पे जैसे कोई ग्रंथकार होता है तो वो कहता है कि हम, या दूसरा एक और भी रीज़न होता है इसके हम का, कि जैसे उसने लिखा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे वाक्य लिखती हूँ, आप देखिएगा, हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि, अब जो भी होगा वो डॉट 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 आगे वो लेखक अपने आप बताएगा। लेकिन देखो यहाँ पे जो उसने हम का प्रयोग किया है, तो हम के प्रयोग में पाठक और लेखक दोनों को शामिल करता है वो। अगर कोई और टीम भी ना हो ना, तो ग्रंथकार पाठक और लेखक इन दोनों को शामिल करता है कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं ऐसा ऐसा ऐसा। तो इसलिए जो लेखक होता है वो जब किताब लिख रहा होता है तो किताब के अंदर में वो क्या करता है, हम का ही प्रयोग करता है। अगला अधिकारी, जैसे कोई बड़ा अधिकारी होता है, अगर इसे प्रयोग करना है स्वयं के लिए किसी भी काम की जिम्मेदारी लेने, तो जैसे मान लो अगर किसी अधिकारी ने कहा कि हम अपने राज्य की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। हम अपने राज्य की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। अब ये व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं अपने राज्य की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। अगर वो ऐसे बोलता है तो वो रख ही नहीं पाएगा, उसकी टीम उससे अलग हो जाएगी,
क्योंकि उसमें वो टीम भी कह देगी तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारी थोड़ी। लेकिन जब उसने कहा कि हम अपने राज्य की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, तो सारी टीम, जितने भी लोग हैं उसमें, वो सब आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इनके ऊपर जब ये हम का प्रयोग करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो उस हम में टीम शामिल होती है, इसलिए हम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। चलो, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो पंक्ति दी है इस तरह का एरर पूछ लेता है वो आ जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर पंक्ति किसी संपादक की है तो हम का प्रयोग रहेगा, अगर वो पंक्ति किसी ग्रंथकार की है तो भी हम का प्रयोग रहेगा, अगर आपको समझ में आता है वो पंक्ति किसी अधिकारी की है तो हम का प्रयोग होगा। जैसे जो हमारे बड़े वो होते हैं अधिकारीगण, या जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति कभी राष्ट्र को संबोधित करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हम का प्रयोग करते हैं वो। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर हमें समझनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा नंबर 11। नंबर 11 पॉइंट हमारा कहता है, आदरणीय व्यक्तियों एवं महापुरुषों के लिए, आदरणीय व्यक्तियों एवं महापुरुषों के लिए क्रिया का प्रयोग बहुवचन में करते हैं। बात आई समझ में? किन किन के लिए? आदरणीय व्यक्तियों। आदरणीय व्यक्तियों का मतलब हिंदी में क्या होता है, इस बात को समझिए। आदरणीय व्यक्ति का मतलब हिंदी में होता है हमारी उम्र से जितने भी बड़े लोग हैं। हमारी बहन अगर हमारी उम्र से बड़ी है तो आदरणीय है, हमारा भाई अगर हमारी उम्र से बड़ा है तो आदरणीय है। तो फिर चाचा, ताऊ, नाना, मामा, दादी, बाबा सब हमारे क्या हो जाएंगे, सब आदरणीय हो जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, माता पिता सब। तो ये लोग, इन लोगों के लिए हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं क्रिया में। उसके साथ महापुरुषों के लिए, जैसे भगत सिंह हैं या आज़ाद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, या तमाम जितने भी हमारे महापुरुष रहे, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे हमारे स्वामी विवेकानंद हो, दयानंद सरस्वती हो, या कोई भी हो, ये सब जितने भी महान विभूति हमारे देश की रही हैं, इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, भले ही वो एक हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ उदाहरण में लिख लीजिए। मान लो हमने कहा मेरे पापा या मेरे पिताजी बाजार गए हैं, बाजार गए हैं। अब ये बताइए, पिताजी तो एक ही है, फिर हमने बहुवचन क्यों लगाया? तो बहुवचन इसलिए लगाया क्योंकि पिताजी आदरणीय हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा पिताजी बाजार गया है, ये क्या हो जाएगा, असभ्यता लगती है। तो इसलिए ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जो हमसे बड़े हैं आदरणीय व्यक्ति हैं। अब आदरणीय व्यक्ति के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे जज, अगर कहीं के वो जज हैं तो वो भी हमारे लिए सम्मानीय पोस्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, या मुख्यमंत्री हैं, या मंत्री हैं, तो बड़ी पोस्ट पे जो हमसे एक बड़ी पोस्ट रखते हैं, वैसे लोग अगर होते हैं तो वो भी हमारे लिए सम्मानीय होते हैं। हम उनसे भी एक वचन में बात नहीं कर सकते, उनसे भी हमें बहुवचन में ही बात करनी होती है। जैसे मान लो हमने कहा कि स्वामी विवेकानंद शिकागो गए। स्वामी विवेकानंद शिकागो गए। अब ये बताइए, आपको पता है विवेकानंद तो एक ही थे, हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद शिकागो गया, लेकिन क्या होगा, ये असभ्यता हो जाएगी। तो हमें इसे सही से रखने के लिए, यानी इनको सम्मान देने के लिए, इन्हें किस में रखना है, बहुवचन में रखना है। बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ये प्रश्न आता है, इम्पोर्टेंट है उस दृष्टि से। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 आता है हमारा। पॉइंट नंबर 12 इसको देखते हैं। चलो, पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 कहता है, पॉइंट नंबर 12, वाक्य में संबंध कारक चिन्ह का, की, के
उसी लिंग वचन में होते हैं जिस लिंग वचन में संबंधी होता है। अब ये वाली बात कैसे समझ में आएगी? वाक्य लिख लीजिए जल्दी से इसके लिए। तो वाक्य लिखते हैं हम, जैसे हमने कहा राजू के बच्चे दिल्ली गए, ठीक है। जैसे दीपू की बहन पढ़ने में तेज है। दीपू की बहन पढ़ने में तेज है, ठीक है। दो वाक्य हमने लिए, अब बात समझिएगा। ये कहा है कि वाक्य में संबंध कारक चिन्ह का, की, के उसी लिंग वचन में होते हैं जिस लिंग वचन में संबंधी होता है। अब सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि संबंध कारक कौन सा है और संबंधी कौन सा है। आपको तो ये दो चीज समझनी है, एक तो संबंध कारक और एक संबंधी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको ये पता है कि कारक चिन्ह कौन सा है, के, की, ये क्या है, संबंध कारक है। तो इनसे पहले वाला जो शब्द होगा वो तो कारक होता है, ठीक। ये बात आपको पता है जब मैंने कारक चिन्ह पढ़ाए थे। और इससे पहले वाला ये हो गया, ये भी कारक हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए? ये हो गए संबंध कारक। ये क्या है? संबंध कारक। अब इसके बाद संबंधी क्या होगा जी? तो संबंधी होगा इस कारक चिन्ह के इधर साइड वाला, ये होगा संबंधी। ये तो ये बच्चे और बहन ये क्या हो गए? संबंधी हो गए। क्या हो गए? संबंधी, ठीक है। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब आपको समझ में आएगा। तो इसने कहा है कि का, की, के, कि किस वाक्य में का लगेगा, किस में की लगेगा, किस में के लगेगा, ये किस पर निर्भर करता है? ये इस संबंधी पर निर्भर करता है। ये संबंधी जिस वचन लिंग का होगा वही ये लगेगा। आपको पता है ये क्या है? एक वचन पुल्लिंग। ये क्या है? एक वचन पुल्लिंग। और ये क्या है? ये बहुवचन पुल्लिंग है। ये क्या है? बहुवचन पुल्लिंग। और ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग में भी कौन सा? एक वचन और बहुवचन दोनों। समझ गए? तो देखो बच्चे क्या है? पुल्लिंग है, बहुवचन है, तो क्या आ गया? के आ गया। बहन क्या है? स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो क्या आ गया? की आ गया। उसी तरह से अगर हम मान लो ये कहें कि मीरा का बेटा, ठीक है, ऐसे अगर हमने बोला कि मीरा का बेटा कल आएगा, ऐसे वाक्य लिखा, तो आपको पता है ये तो हो गया संबंध कारक, ठीक है, ये तो संबंध कारक। अब ये जो बेटा है ये क्या है? संबंधी हो गया। तो बेटा एक वचन पुल्लिंग है तो इसलिए का आ गया। समझ गए ना? तो ये का, की, के ये कहाँ लगेंगे? ये संबंधी के आधार पर लगेंगे, जो संबंधी यहाँ पर दिया हुआ है। तो बात आ गई समझ में? तो आसानी से पहचान लेंगे? बताइए, आसानी से पहचान लेंगे ना? यहाँ पे छात्र पूछ रहा है कि मैडम आपकी बुक में ये सभी एग्जाम्पल लिखे हुए ही मिलते हैं क्या? देखो बालक, जो मैं यहाँ सामने लगाती हूँ, लिखवाती हूँ, उदाहरण आपको कभी सेम भी मिल सकते हैं, कभी आपको उससे अलग भी मिल सकते हैं, लेकिन जो मेरी बुक है उस बुक में लिखे हुए हैं। अब मैं आपको बताऊं, आप लोग अपने दिमाग में सोच रहे होंगे कि मैम हमें जैसे पूछा है कि ये लिखे हुए मिलते हैं या नहीं, तो आप हो गए हो आलसी। और सच्ची बात बोलूं और कड़वी बात बोलूं, अगर इसी तरह से जियोगे ना तो फिर नहीं रहोगे किसी भी लायक। अगर आप इस बात का आलस करने लगे ना कि आप ना लिखें यहाँ पर जिस तरह से दिया है ये, तो फिर तो बालक हिंदी सीखना, हिंदी तो क्या, फिर दुनिया का कोई सा भी सब्जेक्ट सीखने से ना फिर आप राम राम कर लो। सच बता रही हूँ, अगर आप इतने आलसी हैं पढ़ाई में, एक तो आप ऑफलाइन क्लास में नहीं जा रहे, पहली चीज़ तो घर में बैठ के कभी किसी का विकास नहीं हुआ है,
है आज तक, जिसका विकास हुआ है वो दर दर भटका है, जंगल जंगल घूमा है, सारी दुनिया को देखा है, तब उसके बाद उसका विकास हुआ है। घर में बैठने वाला कभी विकास नहीं करता। जिस तरह से हम घर में एक ही चार दीवारी के अंदर बंद होते हैं, हम कुएं, कहते हैं ना, कुएं के मेंढक बन जाते हैं। जिसने दुनिया देखी होती है उसे समुद्र में तैरना पड़ता है। अब आप कोरोना के चलते में घर में बैठे हैं, पहली चीज़ तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, ये समझिए। और उसमें भी अगर आप लिखने में आलस करेंगे कि अब ये भी हमें रेडीमेड मिल जाए, तो बालक मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा तो पैसा ही, मुझे तो पैसा ही आएगा। मैं सच बता रही हूँ। मैं आप लोगों से कह सकती हूँ कि ये जो लिखी हुई है यहाँ पे PDF देने की बजाय मैं आपसे कह सकती हूँ प्रिंट देके कि बालक ये किताब खरीद लो और ये किताब हो जाएगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बस मेरा लेक्चर सुन लेना। मैं क्यों आपसे कहती हूँ कॉपी पेन लेके लिखो, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेट इधर बनेगा। तो ये मत सोचो, इतना आलस मत करो कि ये उदाहरण हमको ऐसे ही लिखे लिखाए मिल जाए। याद रखना, आप अपने दिमाग में इन लिखने की प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में इनकी वर्तनी भी शुद्ध नहीं होंगी। वर्तनी शुद्ध करने का सबसे एक सरल उपाय होता है कि जो शब्द आपको लिखना नहीं आ रहा या जिस शब्द में आपको गलती हो रही है, उस शब्द को सही लिख कर उसको 10 बार 20 बार लिख डालो, बार 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 बार, वो आपके दिमाग में छप जाएगा। लेकिन अगर आप लिखेंगे नहीं ना, तो आप कमल कमल लिखने में भी आपके हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को ऐसा बनाओ, जो मतलब कहते हैं ना कि अपनी पढ़ाई को ना पूरे एक लेवल पे लेके जाओ कि हाँ एक अच्छा लेवल हो। जैसे हमारे पुराने पूर्वज थे, सब कुछ दिमाग में फीड होता था, सब कुछ दिमाग में। आजकल तो हमें अपना मोबाइल नंबर याद नहीं रहता। जब लैंडलाइन नंबर हुआ करते थे तो मोहल्ले पड़ोसी सबके फ़ोन नंबर याद थे, मुँह जबानी। क्यों? क्योंकि उस समय हम याद करते थे। लेकिन मोबाइल ने सेव करना जब से शुरू कर दिया, जब हमारी मेमोरी लॉस कर दी। टेक्नोलॉजी इंसान को बर्बाद कर रही है। आप इस रहस्य को जिस दिन समझ लेते हैं तो टेक्नोलॉजी का उतना इस्तेमाल करिए जितना आवश्यकता है इस दुनिया के साथ चलने के लिए। अन्यथा आप जितना ज़्यादा पुरानी शैली पर जिए, पुरानी ज़िंदगी को जिए, उतना ज़्यादा आप लंबे समय तक जी पाएंगे। समझ गए ना? तो खैर, आज हम लोगों को अपनी यहाँ पे क्लास तो आज हम यहीं पे करने वाले हैं। और ये ध्यान रखिएगा, मैं तो खैर कह देती हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो आप लोगों को सच पूछो तो मेरा क्या जा रहा है। मुझे तो मेरा स्टाफ भी बोलता है कि मैम आप बच्चों को किताबें ही नहीं लेने देती, अगर आप एक बार बोलें कि सभी को किताब खरीदनी है तो सब लेंगे। तो मैं ये बोलती हूँ कि अरे एक तो वैसे ही कोरोना काल है, ऊपर से कहीं पे किसी की जॉब भी नहीं लिख पा रही है, पैसे नहीं है, ज़बरदस्ती मैं बच्चों से क्यों बोलूं? जो मुझे पता है कि एक बार अगर इसे पढ़ लेंगे तो उसी में उनका फ़ायदा हो जाएगा, उसी में वो सीख जाएंगे, है ना? तो बाकी आपकी चॉइस है, ऐसा नहीं है। आप लेना चाहते हैं तो आप लीजिए, पर मेरी बात ये ध्यान रखिए, आप अपने पास रख सकते हैं। जैसे बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, किताब मंगा के रख लेते हैं कि मैम हमसे ना लिखने में गलतियां हो जाती हैं, तो हम ना ये चेक करना चाहते हैं कि जैसे कुछ चीज़ें आप मुंह से बोल देती हैं, हम नहीं लिख पाते या बोर्ड पे नहीं लिखवाती हैं, तो हमें ना एरर हो जाता है। तो हमें उसे चेक करने के लिए सामने रखना है बुक को, और हम अपना वैसे रफ कॉपी पे लिखेंगे। अगर आप मुझसे ये प्रॉमिस करते हो कि नहीं मैम मैं रफ कॉपी पे लिखूंगा, बस वो एक संतुष्टि के लिए रखना चाहता हूँ ताकि कहीं एरर हो तो मैं उसे चेक कर लूँ, तो बेशक आप ले सकते हो। किताब मिलती है, किताब पूरी कंप्लीट भी है, और आधी अधूरी वाली भी किताबें हैं, वो भी आप नोट्स ले सकते हो जो ऑफलाइन क्लास के बच्चों को बताई जाती है। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, बट मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लेखन पे ध्यान दो तो आपके लिए अच्छा होगा। अब एक काम करिए आप, आज तो हम इतना ही करते हैं, अभी हमारी ये वाक्य में 3-4 दिन की क्लास रहेगी, तो आज इतना करते हैं क्योंकि आज हमने कई सारे नियम पढ़े और कल इसके आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं।
मैम मुझे एक मार्गदर्शन चाहिए कि एक एग्ज़ाम में 12 सब्जेक्ट हैं उन्हें कैसे तैयार करें, कुछ टिप्स दें। देखो बालक, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमेशा ध्यान रखना, आपको चीज़ों को बांटना होगा, ठीक है। आपको जैसे चीज़ें हैं उनको क्या करना होगा, बांटना होगा। पॉइंट कोई भी आपके सब्जेक्ट दिए हैं, जैसे जितने आप कितने घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे, तो 6 घंटे में अगर आपको 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आधा आधा घंटे सबको दीजिए, किसी को कम नहीं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैम ऐसे ना पूरा हो नहीं पाता है थोड़ी देर में ही, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक एक घंटा दीजिए। आज 6 घंटे पढ़े तो आज 6 टॉपिक यानी 6 सब्जेक्ट, कल दूसरे दिन दूसरे 6 सब्जेक्ट, ऐसे पढ़ लीजिए। ये भी तरीका होता है। या पूरा 1 घंटा नहीं, एक सब्जेक्ट को 2 घंटा देना चाहते हैं तो 3-3 सब्जेक्ट करके पढ़ लीजिए। फिर लगातार ऐसे कि आज 3, फिर कल 3, फिर कल 3, फिर कल 3, इस तरह से करके तो ऐसे पढ़ सकते हो। तो देखो ये चीज़ अगर हम किसी दूसरे से सलाह लेते हैं, दूसरे की बात हमको सुनने तक अच्छी लगती है, फिर उसके बाद हम करेंगे वही जो अपनी मन मर्जी होती है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि इंटरनली अपने अंदर ज्ञान जगाओ कि मुझे कैसे पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। और अगर पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए तो इसके लिए फिर किसी दिन वीडियो बना दूँगी। आज इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है।